अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने बीएफएम के मॉड्यूल सी के लास्ट जो यूनिट है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। दोस्तों, मैं ये अर्ज करूंगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी ये पार्ट आपको क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से आप लोगों को पता होगा कि केस स्टडी पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो दोस्तों, हम लोग आज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्लो अप्रोच, या इसे हम लोग गैप मेथड कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस अप्रोच को समझते हैं जिसे हम लोग फ्लो अप्रोच कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लो अप्रोच क्या है कि ये एक मेथड है। दिस इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी रिस्क को मेज़र करते हैं और उसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है? आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है कि भारत के जितने भी बैंक्स हैं उन्हें ये मेथड को फॉलो करना है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो अप्रोच और गैप मेथड। ठीक है। तो अब देखिए, इस मेथड को हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कुछ केस स्टडी पूछे जाएंगे। तो इस मेथड में क्या है कि एक मैच्योरिटी लैडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है दोस्तों? मैच्योरिटी लैडर को। ठीक है। और जितने भी एसेट्स हैं या जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव टाइम बकेट्स में रखा जाता है बेस्ड ऑन दियर रेसिडुअल मैच्योरिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं। एक टाइम बकेट आया, एक आया रेसिडुअल मैच्योरिटी, ठीक है, एक आया मैच्योरिटी लैडर। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे कि ये आखिर ये मैच्योरिटी लैडर, टाइम बकेट या रेसिडुअल मैच्योरिटी क्या है। तो फिलहाल आप लोग ये समझें कि इस मेथड में जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसे हम लोग फ्लो अप्रोच या गैप मेथड कहते हैं, इसमें रेसिडुअल मतलब हम लोग कहते क्या है कि एसेट्स या लायबिलिटी को जो है उसके टाइम बकेट में प्लेस करते हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पे एक मैच्योरिटी लैडर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इसकी हेल्प से एक स्ट्रक्चर्ड लिक्विडिटी गैप रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड लिक्विडिटी गैप रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है। और उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब स्टेप्स हैं। तो क्या क्या स्टेप्स थे, एक बार फिर से देखिए। पहला स्टेप था हमारा कि हम लोग एक मैच्योरिटी लैडर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। और उसमें उस लैडर में क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को प्लेस करेंगे अपने टाइम बकेट में। ठीक है। किसके बेसिस पे? रेजिडुअल मैच्योरिटी के बेसिस पे। आइए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसे। उसके बाद क्या होगा कि एक लिक्विडिटी गैप रिपोर्ट प्रिपेयर होगा और उसके बेसिस पे हम लोग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे मैच्योरिटी लैडर को, देखिए आइए समझते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस मैच्योरिटी लैडर। तो दोस्तों देखिए, ये जो लिक्विडिटी का स्टेटमेंट है उसे हम लोग एक टाइम हॉरिजन में प्रिपेयर करेंगे, जो कि 90 डेज का टाइम हॉरिजन होगा। द स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडिटी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड ओवर अ टाइम हॉरिजन ऑफ 90 डेज। ठीक है। और इट इज़ प्रिपेयर डेली, ये डेली प्रिपेयर किया जाएगा। और जो रिपोर्ट है वो आरबीआई को सबमिट किया जाता है फोर्टनाइटली बेसिस पे, 14 दिन पे। जैसे कब कब देखिए, पहला वेडनेसडे और तीसरा वेडनेसडे प्रत्येक मंथ का। तो ये है हमारा आरबीआई का गाइडलाइंस, जो कि मैच्योरिटी लैडर को कंस्ट्रक्ट करने का उनका कुछ गाइडलाइंस देता है। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि इससे हम लोग को डेली प्रिपेयर करना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है। और 90 दिन के टाइम हॉरिजन तक प्रिपेयर करना है इसे। और इसे हम लोग सबमिट कब करेंगे आरबीआई को? फर्स्ट या थर्ड वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ। तो देखिए, ये जो मिसमैच है, अभी हम लोग किस मिसमैच की बात कर रहे हैं? एसेट लायबिलिटी मिसमैच। और ये कैसा गैप होता है? नेगेटिव गैप होता है। ठीक है। तो इसमें नियम क्या है कि जो मिसमैच है ना, वो पहला फर्स्ट 4 बकेट में वो 5%, 10%, 15% और 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं आखिर ये क्या कर रहा है। देखिए, अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, यही है टाइम मैच्योरिटी लैडर। देखिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सीरियल नंबर है। उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा टाइम बकेट है और उसके नेक्स्ट कॉलम में नेगेटिव गैप है। तो ये आरबीआई क्या कहती है कि यदि पहला कॉलम में देखिए टाइम बकेट क्या है, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन का जो नेगेटिव गैप है वो 5% ऑफ टोटल आउटफ्लो नहीं एक्सीड करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म आया टोटल आउटफ्लो। ये क्या होता है, आइए से समझते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल आउटफ्लो मतलब क्या होता है कि मैच्योरिंग लायबिलिटी। ठीक है। और इनफ्लो मतलब होता है मैच्योरिंग एसेट। तो जो लायबिलिटी मैच्योर हो रहा है वो आउटफ्लो है, और जो लायबिलिटी जो एसेट मैच्योर हो रहा है वो क्या है? इनफ्लो है।
तो थोड़ा एक दो बार आप लेसन को 2 बार देखिएगा तो सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि नया नया चीज़ सब समझने में एटलीस्ट टाइम लगता है। ठीक है, और ये काफ़ी आसान चीज़ है, यदि एक बार समझ लेंगे तो आप लोग इसके बेसिस पे सारा केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग सेकंड सीरियल नंबर में देखते हैं। सेकंड सीरियल नंबर में हमारा डे 2 to 7 है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें नेगेटिव गैप किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा। फिर डे सीरियल नंबर 3 में हमारा 8 to 14 डेज है, इसमें 15% से ज़्यादा। उसके बाद 15 से लेकर 28 दिन के टाइम बकेट में 20% से ज़्यादा। ठीक है, और 28 के बाद 29वां दिन आता है, 29वां दिन से 3 महीना में, या 3 महीना से छठा महीना में, या उसके बाद देखिए ये सब टाइम बकेट दिया गया है। उसके बाद 6 महीना से 1 साल में, 1 साल से 3 साल में, 3 साल से 5 साल में, और 5 साल से ज़्यादा। तो ये सब हमारा कुछ टाइम बकेट है। हम लोगों ने 10 टाइम बकेट को यहाँ डिवाइड किया है। चल ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम लोग जरा हम रेसिडुअल मैच्योरिटी को समझते हैं। ये जो टर्म आया रेसिडुअल मैच्योरिटी, ये क्या होता है? तो ये जो प्लेसमेंट किया गया है ना दोस्तों मैच्योरिटी लेडर में, वो रेसिडुअल मैच्योरिटी के अनुसार किया गया है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आज आपने डिपॉजिट रिसीव किया, वो 36 महीना के लिए रिसीव किया। ठीक है, इफ डिपॉजिट रिसीव टुडे फॉर 36 मंथ, तो उसे हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? तो 36 महीना को प्लेस करेंगे 8वां बकेट में। देखिए 8वां बकेट कौन सा है मेरा? 8वां बकेट है ओवर 1 ईयर टू 3 ईयर, क्योंकि 36 महीना यानी कि 3 साल, तो इसी बकेट में तो आएगा। ठीक है, तो यही है रेजिडुअल मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट। अब लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा डिपॉजिट है जो कि अगले वीक में मैच्योर हो रहा है, विच विल मैच्योर इन नेक्स्ट वीक, तो उसे कहाँ प्लेस करेंगे? तो नेक्स्ट वीक यानी कि कौन सा दिन होगा? 7 से 8 से लेकर 14 दिन का वाला केस होगा, तो उसे हम लोग थर्ड वाले मैच्योरिटी लैडर में प्लेस करेंगे। तो वही देखिए समझाया गया है कि कोई एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है जो कि मैच्योर हो रहा है नेक्स्ट वीक में, तो उसे हम लोग थर्ड बकेट में प्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये जो 1 2 3 4 है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बकेट कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि देखिए ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लेसमेंट किया जाएगा ना, वो किसके अनुसार किया जाएगा? रेजिडुअल मैच्योरिटी के अनुसार। तो ये जो 36 महीना है, या ये जो नेक्स्ट वीक है, ये क्या है? मैच्योरिटी ही तो है। किसका मैच्योरिटी है? तो हमारे डिपॉजिट का मैच्योरिटी है। तो हम लोग डिपॉजिट के मैच्योरिटी के हिसाब से उसे उसे उस कॉरस्पॉन्डिंग बकेट में, अप्रोप्रिएट बकेट में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसे थर्ड बकेट में प्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी है वो नेक्स्ट वीक में है, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जो था वो 36 महीना के लिए था, तो यहाँ पे 36 महीने का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये मैच्योर कब हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंटरनेशनल बैंक है जो कि फंड को रेज करती है 91 डेज टर्म डिपॉजिट के बेसिस पे। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। मतलब वो जो टर्म डिपॉजिट है, एफडी है, जो भी है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। तो उसके पास ये सब ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। पहला ऑप्शन है 91 डेज ट्रेजरी बिल, दूसरा ऑप्शन है 91 डेज फ्लोटिंग लोन रेट। चलिए, और तीसरा ऑप्शन ये है हमारा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यदि मान लीजिए वो बैंक जो है 91 डे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट की, तो पहले तो वो क्या की, पहले जो है, आप समझिए ऐसे क्वेश्चन को, आप मान लीजिए एक बैंक है, तो आपने क्या किया, टर्म डिपॉजिट 91 डे का लिया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, और आपने क्या किया, उसे इन्वेस्ट कर दिया 91 डे ट्रेजरी बिल पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और क्या हुआ, उस 91 डे के दौरान क्या हुआ कि 1% ब्याज बढ़ गया, देयर इज़ 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो अब देखिए पूछा गया है कि NII पे क्या चेंज होगा आफ्टर 91 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NII होता क्या है। और NII के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन अपने पिछले वीडियो लेसन में किया है, तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें वहाँ पे। NII क्या होता है दोस्तों? नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए क्या कर रहा है। एक बैंक एक टर्म डिपॉजिट लिया, किस रेट पे? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने दिनों के लिए? 91 डेज के लिए। और उसे क्या किया, उसने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, और देखा ये गया कि उस 91 डेज में 1% ब्याज बढ़ गया। तो पूछा गया है कि NII में क्या चेंज आएगा। तो आइए समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसे। तो बताइए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना है? 6%। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 8%। NII के बारे में मैंने बताया था आपको, एसेट माइनस लायबिलिटी को हम लोग NII कहते हैं। तो जरा इन दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 - 6 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। अब तो ये तो था मेरा एग्जिस्टिंग, मतलब अभी का। अब मान लीजिए कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा है, जैसा साफ साफ दिख रहा है 1%। ठीक है, तो 1% दोनों में बढ़ा होगा ना, डिपॉजिट वाले में भी बढ़ा होगा और लोन वाले में भी बढ़ा होगा।
ये लोन मतलब समझिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है? ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया गया है। तो यदि डिपॉजिट में बढ़ेगा 1% तो कितना हो जाएगा? छः की जगह कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। और यदि लोन में बढ़ेगा तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। तो अब बताइए एनआईआई कितना हो गया? एनआईआई हो गया 9 - 7 यानी कि 2%। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एनआईआई में क्या चेंज आया? तो देखिए एनआईआई पहले कितना था? 2%। अब कितना है? 2%। तो एनआईआई में कोई चेंज नहीं आया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। और भी कुछ केस स्टडी है जो कि हम लोग अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको ये लेसन। और साथ ही साथ यदि इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।